हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 42। तो दोस्तों, इससे पहले इस कहानी का 41 भाग अपलोड हो चुका है चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। अब तक आपने पढ़ा था किट्टू ने जैसे ही रुद्र के कैबिन का गेट खोला तो रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। रुद्र ने किट्टू को अपनी बाहों में भरकर कहा कि क्या बात है खरगोश, आज तुम लंच लेकर आई हो, आजकल कॉलेज नहीं जा रही क्या? किट्टू ने बहुत ही मासूमियत के साथ ना में अपनी गर्दन हिला दी। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। अब देखते हैं आगे। रुद्र बोला कि तुम मेरे लिए लंच लेकर आई हो क्या? तो किट्टू ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो किट्टू ने अभी रुद्र की गोद में बैठे हुए ही लंच सर्व किया। किट्टू ने रुद्र को अपने हाथों से खाना खिलाया और रुद्र ने भी किट्टू को। तभी दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से खाना खिला रहे थे। ये पल रुद्र का बहुत ही ज़्यादा सुकून का पल था। वो इस पल को अभी बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहा था। इस बात से अनजान कि नरेन उसके तीनों भाई को पीट रहा है। लंच करने के बाद किट्टू ने अभी इशारों में कहा कि नील, शुभ भैया और निहाल के लिए भी लंच लेकर आई थी, उन्हें भी देकर आती हूँ। रुद्र ने मुस्कुराहट में अपनी गर्दन हिलाई। किट्टू ने अपने हाथ टिश्यू पेपर से साफ किए और लंच को सेट करने लगी। किट्टू लंच लेकर कैबिन के गेट तक ही गई थी कि वापस आकर अभी रुद्र के सामने खड़ी हो गई। तो रुद्र अभी देख रहा था कि किट्टू उसे किस करना चाहती थी, लेकिन उसकी हाइट बहुत ज़्यादा कम थी उससे, इसीलिए रुद्र तक वो पहुँच ही नहीं पाई थी। तो किट्टू अभी बार बार थोड़ा सा उचक रही थी। रुद्र को काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी। तो रुद्र ने भी अपना चेहरा थोड़ा सा नीचे किया और किट्टू ने उसे अपने होठों को रुद्र के माथे पर रख दिए। तो किट्टू अभी रुद्र को चूमकर जैसे ही वहां से जाने के लिए पलटी तो रुद्र ने अभी कमर से पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया और फिर एक हाथ से उसका चेहरा ऊपर किया और किट्टू को किस करने लगा। इधर दूसरी तरफ नील का गुस्सा बढ़ गया था। एक तो उसे पहले ही नरेन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और दूसरा नरेन ने अभी छोटे शेर को भी मार दिया था। तो नील का गुस्सा अब डबल हो गया था। नील एकदम से खड़ा हुआ और अपनी बाजुओं को फोल्ड करने लगा। तो नील को देखकर अभी निहाल और शुभ भी अपनी बाजू को फोल्ड करने लगते हैं। उन्हें देखकर नरेन को भी काफी ज्यादा हंसी आ गई थी। तो नरेन ने भी एक मुस्कान के साथ बोला कि तुम सारे भाई स्टाइल मारते हुए बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो, किसी को पीटना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर तुम तीनों को लगता है कि तुम मुझे पीट दोगे तो तुम तीनों मिलकर भी मुझे हाथ भी नहीं लगा पाओगे, समझ गए ना? तो शुभ का गाल अभी एकदम से लाल हो चुका था और फिर वो एकदम एटीट्यूड के साथ बोला, ससुर जी कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो आप? तो नरेन ने अभी भी अपने दोनों हाथ अपने जेब में डाले हुए थे और कॉन्फ्रेंस रूम में इधर उधर घूमकर चक्कर लगाते हुए अभी तीनों को ही देख रहा था। तो नरेन बोलता है कि शुभ प्रताप सिंह उफ छोटे शेर, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगा दिया ना तो मैं मान जाऊंगा कि तुम मेरे दामाद बनने के लायक हो। शुभ एकदम से खड़ा हुआ और फाइटिंग मोड में आते हुए बोला कि ससुर जी प्यार तो मैं अपनी पिकाचू से ही करता हूँ और शादी भी मैं उसी से ही करूँगा, लेकिन आपको साबित ज़रूर करके दिखाऊंगा कि मैं आपके दामाद बनने के लायक तो ज़रूर हूँ। इतना कहकर अभी शुभ ने जैसे ही नरेन को पंच मारने के लिए अपना हाथ उठाया तो नरेन ने उसका हाथ वहीं पर पकड़ लिया और गोल गोल घुमाकर उसे धक्का दे दिया। शुभ अभी सीधा जाकर जमीन पर गिरा था। शुभ ने अपनी कलाई को दबाते हुए कराहते हुए बोला कि लगता है मैं 8 अंडे खाता हूँ और मेरे ससुर जी लगता है कि 16 अंडे खाते हैं, तभी तो उनके पास इतनी ज़्यादा पावर है। तो निहाल आकर अभी शुभ से बोलता है कि क्या यार 16 नहीं, लगता है 24 अंडे खाते हैं। तो नील अभी इस टाइम फाइटिंग मोड में ही था और गुस्से में भी था। नरेन के साथ वो फाइटिंग शुरू करता है, लेकिन नील भी अभी एक पंच नरेन को नहीं मार पाया था, पर इस बार भी नरेन का वार नील ने रोक लिया था। नरेन भी अब नील को 2 पंच से ही मार पाया था। तो नरेन ने भी नील के सीने पर हाथ रखकर थोड़ा सा धक्का दिया तो नील अभी 3-4 कदम पीछे हट गया। नील नरेन के इस मूव से समझ गया था कि ये कराटे चैंपियन है और इस आदमी को
कुग फुग के कराटे बहुत अच्छे से आते हैं। नील अभी मन ही मन बोलता है कि इस आदमी को अब कुग फुग और कराटे आते ही हैं, तो इससे तो रुद्र ही लड़ सकता है। तो नरेन ने भी फिर से अपने हाथ जेब में रख दिए और वहां पर चक्कर लगाने शुरू कर दिए। तीनों की हिम्मत अब नरेन से टकराने की नहीं थी, लेकिन तीनों में ही बहुत ज्यादा एटीट्यूड था। तीनों ही इस बात से बहुत ज्यादा हर्ट हो गए थे कि वो किसी से पिट रहे हैं। आज तक तीनों ने बाहर जाकर सबको पीटा ही था, कभी भी पीट कर नहीं आए थे। तो पिटाई तो अभी उनकी बस दादी ही करती थी। कॉन्फ्रेंस रूम काफी ज्यादा बड़ा था, आराम से अब अखाड़ा बन गया था। इधर दूसरी तरफ एक सोमनाथ और अशोक चौहान एक जंगल में जा रहे थे। अशोक चौहान ने कहा कि सोमनाथ राठौड़, मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो तुम, कुछ बताओ तो सही। तो सोमनाथ राठौड़ बोला कि अशोक, मैंने इस बार माल को जंगल में छुपाया है। पिछली बार मेरा माल पकड़ा गया था ना, तो इस बार मैं करोड़ों की डील खराब नहीं कर सकता था। तो अशोक चौहान थोड़ा एटीट्यूड में बोला कि सोमनाथ, ये कोई जगह है माल छुपाने की क्या? तुम कहीं और भी तो छुपा सकते थे हमारे माल को, तुम्हारे गैरेज में, कार की डिक्की में। पिछली बार मैंने अपने आदमी के गैरेज में ही माल रखा था और वो पकड़ा गया था। इस बार मैं किसी तरह से रिस्क नहीं ले सकता, इसीलिए मैंने यहाँ पर रखा है। इतना बोलकर सोमनाथ राठौड़ अभी जंगल के एक पत्थर के पास पहुँच गया। तो सोमनाथ ने भी उस पत्थर को थोड़ा सा हिलाया तो एक दरवाजा वहां से खोलकर, जिसके अंदर अभी काफी ज्यादा अंधेरा था। तो अशोक चौहान ये सब देखकर थोड़ा सा घबरा गया और बोला कि सोमनाथ राठौड़, ये सब क्या है? तो सोमनाथ ने भी अशोक चौहान का हाथ पकड़ा और उसे जल्दी से वो अंधेरे वाले कमरे में लेकर चला जाता है। इधर प्रताप इंडस्ट्रीज में रुद्र तो अभी अपने कैबिन में किट्टू के साथ किस कर रहा था। तो किट्टू भी अभी रुद्र की खुशबू में खो चुकी थी। किट्टू के हाथ रुद्र की शर्ट के कॉलर पर कस गए थे। तो और एक डीप किस के बाद अभी रुद्र ने किट्टू को देखा तो किट्टू की आंखें थोड़ी सी नम हो गई थी। तो रुद्र ने भी किट्टू को गले लगा लिया और रुद्र ने किट्टू की कमर को रब करते हुए कहा कि तुम बार बार अपनी आंखें नम क्यों करती हो किट्टू? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे बार बार अपना प्यार जताना नहीं आता है, लेकिन हाँ, यकीन मानो कि तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं आएगा। किट्टू ने भी अभी रुद्र को कसकर अपने गले लगा लिया था। इधर दूसरी तरफ तीनों नरेन से पिट रहे थे। तो तीनों बारी बारी से नरेन पर अटैक करते और नरेन उन अटैक को अच्छे से जवाब देता। तो शुभ की आंखें अब सूज गई थी, निहाल का मुंह भी सूज गया था और नील के माथे पर काफी चोट आई थी। सबसे कम नील ही पिटा था, क्योंकि वो धीरे धीरे अभी नरेन के मूव को रोकने लगा था। तीनों पिट ही रहे थे कि तभी कॉन्फ्रेंस रूम का गेट ओपन होता है और गेट किट्टू ने खोला था। तो किट्टू ने अभी नरेन को देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई थी। उसने 1 साल बाद अपने पापा को ऐसे देखा था। तो नरेन अभी पहले से ज़्यादा काफ़ी मजबूत हो गया था और हैंडसम लग रहा था। तो किट्टू के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। किट्टू ने नोटिस ही नहीं किया नरेन उन तीनों को पीट रहा था, वो तो बस अपने पापा को देख रही थी। आखिर किट्टू के पापा किट्टू के हीरो जो थे। थोड़ी देर अभी नरेन को निहारने के बाद किट्टू का ध्यान बाकी सब पर गया। तो किट्टू अभी जल्दी से नील को रोकने लगी। तो नील ने भी थोड़ा सख्ती से कहा कि बच्चा साइड हो जाओ, वरना ये चोट लग जाएगी तुमको। नील के मुंह से अभी किट्टू के लिए बच्चा सुनकर नरेन का मूड और भी ज्यादा खराब हो गया था। नरेन जो अभी तक शक में था कि नील और सौम्या का कुछ चल रहा है, अब उसे थोड़ा सा यकीन में बदलने में टाइम भी नहीं लगा था। तो नरेन को लगा कि शायद नील ने सौम्या के बच्चों को भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो नरेन ने भी गुस्से में नील के मुंह पर एक जोरदार पंच जड़ दिया। ये सब देखकर किट्टू की आंखें एकदम से फट गई और किट्टू जल्दी से नरेन के सामने आई। तो नरेन ने भी अभी गुस्से में कहा, प्रिंसेस साइड में हो जाओ, आज तो नील नहीं या फिर मैं नहीं। तो नरेन ने भी किट्टू को प्रिंसेस कहा। तो ये बात वहाँ पर किसी ने भी नोटिस नहीं की थी और वो बारी बारी से अभी नरेन को मारने की कोशिश करने लगे थे और हर बार मुंह के बल गिर जाते। तो किट्टू ने अभी शुभ को भी रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन शुभ ने भी अपना हाथ झटकते हुए कहा कि भाभी
भाभी प्लीज़ साइड हो जाओ, ये अकेला हम तीनों को मार रहा है, हम तीनों इसकी मार नहीं खा सकते, हम तीनों को ये नहीं मार सकता, मैं पीट कर घर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं भी पीट कर ही जाऊंगा इसे, अगर ससुर जी से अभी 4 पंच खाऊंगा तो मैं एक तो उनको मार कर ही रहूंगा। तो किट्टू ने भी निहाल को भी रोकने की कोशिश की, तो निहाल ने भी कहा कि किट्टू भाभी साइड हो जाओ, लग जाएगी आपको, बहुत खतरनाक है ये आदमी, इस आदमी का पंच हमसे नहीं झेला जा रहा, गलती से अगर आपको एक भी पड़ गया ना तो 4 दिन नहीं उठोगी, साइड हो जाओ आप। तो किट्टू अभी ये तो समझ गई थी कि अब उसके हाथ में इन सब को रोकना नहीं है, इसीलिए वो भी जाकर चेयर पर बैठकर आराम से नज़ारा देखने लगी। जब नरेन शुभ को मारता तो किट्टू काफ़ी खुश होती, क्योंकि उसके हीरो पापा जो मार रहे थे। नरेन जब नील को मारता तो किट्टू अभी थोड़ा सा कम खुश होती, क्योंकि नील से किट्टू को थोड़ा अटैचमेंट हो गई थी। तो नरेन ने भी निहाल को मारा और किट्टू काफ़ी ज़्यादा खुशी के ताली बजाने लगी। तो नरेन ने भी किट्टू को देखा और अपनी दोनों आंखें झपका दी। तो किट्टू ने भी नरेन की तरफ थम्स अप किया, जैसे कह रही हो कि क्या शॉट मारा है पापा, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया आज। तो अभी तीनों एक साथ आए और नरेन को मारने की कोशिश करने लगे, लेकिन इस बार भी नरेन ने तीनों को अच्छे से एक एक करके पटक दिया था। तो रुद्र अभी अपने कैबिन में काम कर रहा था, तभी उसकी नज़र अभी लंच बॉक्स पर पड़ती है। तो रुद्र ने कहा कि लगता है लिटिल खरगोश यहीं पर छोड़कर चली गई है लंच बॉक्स, अब क्या करूं। तो रुद्र ने अभी जल्दी से चेयर से उठा और लंच बॉक्स उठाया और सीधा कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ जाने लगा। तो रुद्र ने भी जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम का गेट खोला तो रुद्र के तो होश ही उड़ गए, सारी फाइलें इधर उधर बिखरी हुई थी, पूरे कमरे में पेपर्स ही पेपर्स थे, इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम अखाड़े में तबादला हो चुका था। रुद्र की नज़र अभी किट्टू पर पड़ी, तो जो फाइट देखकर काफ़ी खुश हो रही थी। रुद्र की नज़र अपने भाइयों पर पड़ी, जो बार बार उठकर एक आदमी को मार रहे थे। रुद्र की नज़र जब नरेन पर पड़ी तो वो उसकी कमर ही देख पाया था। तो रुद्र अभी इतना तो समझ गया था कि नील, निहाल, शुभ तीनों ही अभी इस आदमी से फाइट कर रहे हैं और ये आदमी अकेला ही इन तीनों को पीट रहा है। रुद्र को अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था, उसने लंच बॉक्स को साइड में रखा और अपने दांत पीसते हुए उस आदमी का कंधा पकड़कर उसे अपनी तरफ किया। तो रुद्र की आंखें अभी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से से लाल हो चुकी थी। रुद्र ने गुस्से में अभी नरेन को देखकर उसका कॉलर पकड़ा और पंच बनाकर बोला कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे भाइयों को तू हाथ लगाए, हाउ डेयर यू टू टच माई ब्रदर्स। तो रुद्र अभी नरेन को पंच मारने ही वाला था कि नरेन ने उसका हाथ वहीं पर पकड़ लिया था। नरेन भी अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, इसीलिए उसने रुद्र को मारने के लिए अपना दूसरा हाथ उठाया। नरेन रुद्र को भी मार पाता उससे पहले ही किट्टू भागती हुई बीच में आई और उन दोनों के बीच में आकर खड़ी हो गई। तो किट्टू को देखकर अभी नरेन का गुस्सा काफ़ी हद तक शांत हो गया था, लेकिन रुद्र का बिल्कुल भी नहीं। तो रुद्र की आंखों से तो अभी अंगारे बरस रहे थे। अपने भाइयों को इस हालत में देखकर रुद्र का गुस्सा भी दोगुना हो चुका था। रुद्र ने एक हाथ से अभी किट्टू को साइड किया और बोला कि किट्टू साइड हो जाओ, इसे मैं अभी बताता हूँ इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाइयों पर हाथ उठाने की। लेकिन किट्टू बिल्कुल भी साइड नहीं हुई थी। तो किट्टू ने भी रुद्र को कस के अपने गले लगा लिया था। तो रुद्र ने भी महसूस किया कि किट्टू की आंखों में पानी है। तो रुद्र का गुस्सा अब धीरे धीरे से शांत होने लगा था। रुद्र ने भी किट्टू का छोटा सा चेहरा ऊपर की तरफ उठाकर देखा तो समझ गया था कि यही मिस्टर नरेन राठौड़ है। तो रुद्र ने भी हैरानी से नरेन को देखा तो एकदम से कंफर्म करने के लिए पूछा कि क्या आप ही मिस्टर नरेन राठौड़ हैं। तो नरेन ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और ये सुनते ही अभी तीनों आंखें फाड़ कर एक दूसरे को देखने लगते हैं। नील, निहाल और शुभ तीनों ही एकदम से शॉक्ड थे। शुभ ने धीरे से नील से कहा कि भैया ये तो सच में ससुर जी ही निकले। रुद्र अभी सिचुएशन को संभालते हुए चेयर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि मिस्टर राठौड़ प्लीज़ आप बैठिए। तो नरेन अभी चेयर पर बैठ गया और उसी के पास किट्टू भी आकर बैठ गई। तो नील, निहाल और शुभ अपनी हालत ठीक करने लगे, पर वो बहुत ज़्यादा हैरान थे ये सुनकर कि नरेन ही वो है। तो रुद्र ने भी रूम की हालत देखी और उन तीनों से सख्ती से पूछा कि ये तुम लोगों ने कॉन्फ्रेंस रूम का अखाड़ा क्यों बना कर रखा है, तो किस बात पर अभी यहाँ पर फाइट हो रही थी, ज़रा कुछ बताओ कि मुझे किसी से लड़ने से पहले कंफर्म नहीं करते हो कि वो है कौन कौन नहीं, समझे। तो
तुम लोग? तो नील बोलता है कि यार रुद्र, हम तो बस इनके साथ थोड़ा सा मजाक कर रहे थे, लेकिन ये तो यार गुस्से हो गए, गुस्सा आ गया इनको और बातों ही बातों में फाइट शुरू हो गई। तो रुद्र ने भी इशारों में तीनों को आंख दिखाई, जैसे कह रहा हो जो हुआ सो हुआ, अब आकर से इनसे माफी मांगो। तो शुभ तो अभी कुछ बोल ही नहीं रहा था। शुभ का दिमाग तो इस बात पर जाकर अटक गया था कि अगर ससुर जी को गुस्सा आ गया तो पिकाचू की शादी मुझसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो नरेन को देखकर अभी निहाल भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। निहाल ने भी सपने में भी नहीं सोचा था कि किट्टू के पापा इतने ज्यादा स्ट्रांग होंगे। उन्हें तो लग रहा था कि शायद किट्टू के पापा कोई मरियल सा आदमी होगा। रुद्र उन्हें आंखें दिखा रहा था ताकि वो मिस्टर नरेन से आकर सॉरी कहें, लेकिन तीनों की अभी हिम्मत सॉरी कहने की बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। अभी तीनों के अंदर थोड़ा सा गुस्सा जरूर था। किसी के मुंह से भी सॉरी कहते तभी उन तीनों का एटीट्यूड सॉरी बोलने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दे रहा था, लेकिन सॉरी तो कहना ही पड़ता, आखिर वो किट्टू दिशा के पापा जो थे। तो रुद्र ने अभी नरेन से कहा कि सॉरी मिस्टर राठौड़, इन सब की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे, ये सब मेरे भाई हैं। तो रुद्र ने भी नरेन को अपने भाइयों से इंट्रोड्यूस कराया था। तो नरेन बोलता है कि मैं सबको जानता हूँ और अच्छे से जानता हूँ, ये नील है तुम्हारा बड़ा भाई, संजय और अनीता का बेटा, ये निहाल है सुधीर और सीमा का बेटा जो तुम्हारे दोस्त हैं और बचपन से तुम्हारे साथ ही रहता है, इसने नव्या से शादी भी कर ली है। तो नरेन ने भी फिर शुभ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि और ये है शुभ, घर का सबसे छोटा बेटा, उफ छोटा शेर, जिसके अंदर अभी थोड़ा ज़्यादा ही एटीट्यूड है और हाँ वो बहुत ही जल्दी हर्ट भी हो जाता है। शुभ की तो अभी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो नरेन की तरफ देख भी ले। उसे तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। उसे तो अपने रिश्ते की परवाह होने लगी थी कि कहीं नरेन गुस्सा होकर पिकाचू की शादी कहीं और न कर दे किसी और के साथ। तो नील जो कि बहुत ही ज़्यादा समझदार था, सबसे पहले वही आगे आया और बोला कि सॉरी सॉरी मिस्टर राठौड़, मुझे नहीं पता था कि आप बच्चा के पापा हो, आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो नील अभी सॉरी बोल तो रहा था, लेकिन उसके मन में सवाल काफ़ी ज़्यादा खटकने लगे थे कि अगर नरेन राठौड़ मुझे जानता है तो पिछले दिनों मुझसे टकराया भी था और मुझसे झगड़ा भी क्यों कर रहा था, आखिर मुझसे इसे क्या प्रॉब्लम है, इतना ज़्यादा झगड़ा क्यों कर रहा था, मुझे अपनी आइडेंटिटी भी तो बता सकता था। फिर निहाल आगे आया और निहाल ने भी बिना नरेन को देखे हुए ही अपना सर झुकाकर कहा कि सॉरी मिस्टर राठौड़, मुझे भी सच में नहीं पता था कि आप ही भाभी के पापा हो, वरना ऐसी गलती कभी भी नहीं करते हम, और हाँ अब से कभी आगे से आपसे नहीं टकराएंगे। अब बचा शुभ। शुभ की हालत तो पहले ही खराब हो चुकी थी। शुभ नील के पीछे ही खड़ा हुआ था और आगे बिल्कुल भी नहीं आना चाहता था। उसका तो मन हो रहा था कि वो अभी के अभी वहां से भाग जाए, फिर भी रुद्र ने कहा था तो माफी तो मांगनी ही थी उसे। तो शुभ भी अभी थोड़ा सा आगे आया और धीरे से बोला कि सॉरी। तो नरेन ने भी अपने कान में उंगली डाली और उसे हिलाकर कहा कि छोटे शेर, मैंने सुना नहीं कि क्या बोला तुमने, जरा फिर से बोलना। तो शुभ अभी फिर से धीरे से बोला कि सॉरी। नरेन बोलता है कि छोटे से थोड़ा तेज बोलिए ना, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है इसीलिए सुनाई थोड़ा कम ही देने लगा है। तो शुभ अभी फिर से बोलता है कि सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था कि आप पिकाचू के पापा हैं, मतलब दिशा के पापा हो, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। तो रुद्र ने भी नरेन से कहा कि मिस्टर राठौड़ आप कुछ खाएंगे क्या। तो नरेन ने एक मुस्कान के साथ तीनों को देखा और बोला कि नहीं रुद्र, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, आज तो वैसे भी मैंने इन्हें बहुत कुछ खिला दिया है, इन्हें खिलाकर ही मेरा पेट भर गया है। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का गेट खुलता है और सामने सौम्या खड़ी हुई थी, जिसकी आंखों में अभी बेशुमार पानी था, जिसने पूरे 18 साल बाद नरेन को देखा था। तो सौम्या की नज़र अभी नरेन पर ही ठहर गई थी। किट्टू जब फाइट देख रही थी तो उसने सौम्या को मैसेज कर दिया था, इसीलिए सौम्या भी बिना वक्त गवाए रुद्र के ऑफिस में आ गई थी। तो सौम्या ने आज पीच कलर की जॉर्जेट की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। नील ने सौम्या की हालत को समझते हुए अभी सब को इशारा किया और सब धीरे धीरे करके कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आ गए थे। तो कॉन्फ्रेंस रूम में बस अभी नरेन और सौम्या ही बचे हुए थे। चारों आकर अभी रुद्र के कैबिन में बैठ गए थे। तो रुद्र ने भी नील की चोट पर दवाई लगाई, तो किट्टू ने भी शुभ की चोट पर दवा लगाई। नील की चोट ज्यादा नहीं थी, इसीलिए रुद्र ने उसकी बैंडेज जल्दी से करके निहाल के हाथ की बैंडेज करने लगता है, जिससे अभी खून बाहर निकल रहा था। नील के दिमाग में अभी भी ये बात बहुत ज़्यादा खटक रही थी कि अगर मिस्टर राठौड़ पहले से ही जानते थे तो उन्होंने मुझे मारा क्यों मारा उन्होंने
है मुझे। तभी नील के कान में भी रुद्र की आवाज़ आई, क्या सोच रहा है तू? मिस्टर राठौड़ आ गए हैं ना, अब सारी गुत्थी खुद ब खुद सुलझ जाएगी। नील ने भी माहौल को मजाकिया बनाते हुए कहा कि रुद्र, तुझे पता है हमारे घर में एक बच्चा है, वो बच्चा इतना ज़्यादा शरारती है कि जब हम पीटते हैं ना तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जब उसका पति पीटता है तब उसकी आंखों में पानी आ जाता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बच्चा अपने पति को पीटता हुआ नहीं देख पा सकता है। रुद्र और किट्टू अभी दोनों के चेहरे पर एक साथ ही मीठी सी मुस्कान ठहर गई थी, तो शुभ और निहाल भी अब काफ़ी ज़्यादा हंसने लगे थे। निहाल बोला कि वैसे रुद्र, तेरा ससुर है बहुत ज़्यादा मजबूत, तुझे पता है कि हम तीनों से हाथ भी नहीं लगा सके यार, और उसने हम तीनों को एक ही बार में पटक पटक कर मारा है। मुझे तो अब घर जाते हुए भी काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही है। शुभ बोला कि हाँ भैया, पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मेरा तो थोबड़ा ही सुझा दिया है। ये आंखें देखो कितनी काली हो गई हैं, अब पिकाचू के सामने ऐसा जाऊंगा तो क्या सोचेगी। इधर दूसरी तरफ अभी सौम्या नरेन के सामने ही बैठी थी। सौम्या के आंसू जो अभी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो नरेन का मन तो अभी कर रहा था कि वो अभी सौम्या को अपने गले लगाकर उसके सारे आंसुओं को पोंछ दे, लेकिन नरेन को अभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि सौम्या नील के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। तो नरेन ने अभी डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी बच्चियों को लेकर उससे अलग रहेगा और सौम्या की ज़िंदगी में बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। लेकिन फिर भी नरेन का दिल अभी ये बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि सौम्या नील के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। तो सौम्या भी रोती रहती है, लेकिन नरेन ने सौम्या को बिल्कुल भी चुप नहीं करवाया था। करीब आधे घंटे तक सौम्या रोती रही। काफ़ी देर बाद नरेन ने भी धीरे से कहा कि चुप हो जाओ, इतना ज़्यादा रो क्यों रही हो सौम्या, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सौम्या ने भी खुद को संभाला और बोली कि कहाँ थे आप इतने दिनों से, क्या आपको मेरी ज़रा भी याद नहीं आई? क्या आपको अपने बच्चों की बिल्कुल याद नहीं आई? एक बार भी आपने दिशा के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं करी कि वो लड़की राठौड़ खानदान की बेटी होने के बाद भी एक अनाथ आश्रम में क्यों पली बड़ी है? क्यों आपने ऐसा किया अपनी बेटियों के साथ? नरेन बोला कि सौम्या, मैं मजबूर था, सब कुछ जानते हुए भी मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। तो सौम्या भी चेयर से उठती है और नरेन के पास जाने लगती है। तो सौम्या ने भी नरेन के गालों को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो सौम्या भी नरेन के गालों को छू पाती उससे पहले ही नरेन ने उसका हाथ झटक कर कहा कि सौम्या प्लीज़ दूर हो जाओ मुझसे। ये सुनकर अभी सौम्या का दिल तो जैसे एकदम से बैठ गया था। सौम्या की आंखें एकदम बड़ी हो गई थी। सौम्या ने कभी नहीं सोचा था कि नरेन से जब वो मिलेगी तो नरेन उसके साथ ऐसा भी बिहेव करेगा। उसे तो लगता था कि शायद नरेन उसे अपनी बाहों में समेट लेगा और सारी दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स से बचा लेगा, लेकिन नरेन ने तो उसे एकदम से झटक दिया था। तो सौम्या ने अभी फिर भी खुद को संभालते हुए कहा कि क्या हुआ है नरेन, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? क्या हो क्या गया है? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तो नरेन बोला कि देखो सौम्या, नील के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हो तो बता सकती हो तो मुझे, मैं तुम्हारी खुशियों के बीच में बिल्कुल नहीं आऊँगा, लेकिन प्लीज़ दोहरी ज़िंदगी मत जियो, जा रहा हूँ तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए। इतना कहकर अभी नरेन कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चला गया और सौम्या जो भी ठगी हुई आंखों से उसे ही देखती रह गई। सौम्या को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि नरेन सौम्या और नील को लेकर इतना ज़्यादा शक कर रहा है। सौम्या जहाँ पर खड़ी थी वहीं पर बैठ गई। सौम्या का रोना अब और भी ज़्यादा तेज हो गया था। सौम्या खुद को संभालने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी कि तभी वहाँ पर नील आया। नील ने भी सौम्या को संभालते हुए चेयर पर बैठाया और पानी का गिलास देते हुए कहा कि मिस पुरोहित, आप जानती हैं कि मिस्टर राठौड़ वही आदमी है जो हमें मॉल की पार्किंग में मिले थे। ये सुनते ही अभी सौम्या की आंखें के सामने नरेन का वो किस करना और घुमाना, सौम्या एकदम से समझ गई थी कि मास्क मैन नरेन ही है जो पिछले कई दिनों से उसे परेशान कर रहा था। तो नील को भी अब समझते देर नहीं लगी थी कि राठौड़ उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है, क्योंकि मिस्टर राठौड़ को लगता है कि नील और सौम्या का कुछ गलत चल रहा है और अपनी जलन को छिपाने के लिए उसने गुस्से का सहारा लिया है। तो सौम्या भी फूट फूट कर रोने लगती है। सौम्या बोलती है कि तुम नहीं जानते हो नील, नरेन को लगता है कि मेरा तुम्हारा कुछ अलग ही चल रहा है। तो नील बोलता है कि मिस पुरोहित, अब आपको रोना नहीं चाहिए, अब तो आपको काफ़ी ज़्यादा खुश होना चाहिए कि आपका नरेन वापस आ गया है। बेशक वो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, लेकिन वो
आपके सामने है। आप उनकी नाराज़गी दूर कीजिए, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कीजिए। ये ही सबसे अच्छा मौका है आपके लिए। सौम्या रोते हुए बोली कि कैसे शुरुआत करूँ मैं? वो तो मुझ पर यकीन ही नहीं करते हैं। उन्हें तो एक बार मेरा हाथ पकड़कर भी नहीं पूछा कि मेरे 18 साल उनके बिना कैसे गुजरे हैं। नील बोलता है कि बेफिक्र रहिए आप। मैं वादा करता हूँ मिस्टर राठौड़, खुद घुटनों के बल बैठकर आपको खुद प्रपोज करेंगे। मिस पुरोहित, आप बस रोइए मत। आपको अब बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखती जाइए कि मैं कैसे मिस्टर राठौड़ को आपके सामने झुकाता हूँ, कैसे वो सबके सामने आकर आपको प्रपोज करते हैं। नरेन अभी प्रताप हाउस आया था तो उसने अभी दिशा को देखा जो गार्डन में बाइक चला रही थी। गार्डन में दादा दादी भी बैठे हुए थे। नरेन अभी जैसे ही दादा दादी के सामने गया तो दादा दादी तो अभी अचानक से काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। नरेन ने दादा दादी से अभी बात की तो काफी ज्यादा बात करने के बाद अभी दादी ने कहा कि नरेन, उस लड़की को देख रहे हो ना जो बाइक चला रही है, वो तुम्हारी दिशा है। तुम्हें पता है कि नरेन, उसकी आदतें तुमसे बहुत ज्यादा मिलती हैं और किट्टू की आदत सौम्या पर गई है। नरेन ने अभी एक नज़र दिशा को देखा तो उसकी आंखों में पानी आ गया था। नरेन ने अभी अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया था। तो दादी ने अभी दिशा को आवाज़ लगाई तो दिशा ने अभी बाइक को साइड में लगाया और फिर दौड़ती हुई दादी के पास आ गई। तो दिशा की नज़र जब नरेन पर पड़ी तो उसने अपने हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। तो नरेन ने जो अपने आंसुओं को अब तक कंट्रोल किया हुआ था वो दिशा को देखकर बाहर आ गए थे। तो दादी ने कहा कि दिशा, ये है तुम्हारे पापा नरेन राठौड़। दिशा अपने पापा को देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और वो भी काफ़ी ज़्यादा रोने लगी। तो दिशा ने अभी कसकर नरेन को गले लगा लिया था। करीब आधे घंटे तक दोनों के बीच बहुत सारी बातें हो रही थी। तभी रुद्र और बाकी सभी ऑफिस से घर आ गए थे। तो शुभ की आंखें भी काली हो चुकी थी, इसीलिए वो दिशा के सामने बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। तो शुभ ने अभी अपनी एक आंख पर हाथ रखा हुआ था। तो दिशा अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। वो भागकर अभी शुभ के पास आई और बोली कि शुभ जी देखो, मेरे पापा आ गए हैं। तो शुभ ने अभी अपना हाथ आंखों से बिल्कुल भी नहीं हटाया और बोला कि हाँ, जानता हूँ मैं, मुझे अभी थोड़ा सा फ्रेश होना है। तो शुभ अभी हवा की स्पीड के साथ दिशा के सामने से चला गया था। तो दिशा ने अपने मन ही मन सोचा कि इन्हें क्या हुआ है, वैसे तो हमेशा मुझसे बात करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं और आज जब मैं उनसे खुद आकर बात कर रही हूँ तो एकदम से भाग गए। ऐसा क्या हो गया? रात को सब अभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। दादा दादी किसी पार्टी में गए हुए थे, इसीलिए वो डाइनिंग टेबल पर नहीं थे। तो नव्या ने आज पूरा दिन असाइनमेंट रेडी किया था, इसीलिए उसने अपना डिनर भी अपने कमरे में ही मंगा लिया था। तो शुभ की आंखों में चोट लगी थी, वो ऐसे दिशा के सामने नहीं जाना था, इसीलिए वो भी डिनर करने के लिए नीचे नहीं आया। नील ने सौम्या को बहुत अच्छे से समझा दिया था, इसीलिए सौम्या अब नरेन को काफी ज्यादा इग्नोर कर रही थी। तो नील अब जानबूझकर सौम्या के पास आकर बैठ गया और ये देखकर अभी नरेन का गुस्सा और भी ज्यादा दोगुना हो गया। लेकिन नरेन ने गुस्सा बिल्कुल भी नहीं किया। नरेन के आजू बाजू किट्टू और दिशा बैठी हुई थी क्योंकि दोनों ही अभी अपने पापा से मिलकर काफी ज्यादा खुश थी। नील ने जानबूझकर खीर का बाउल उठाया और सौम्या को सर्व कर दिया। तो नरेन जब अपनी सुलगती हुई आंखों से नील और सौम्या को एक साथ में देख रहा था लेकिन कुछ कहना नहीं चाहता था, इसीलिए बस वो चुपचाप से अपना डिनर करने लगता है। नील खीर का बाउल लेकर उठा और उसने किट्टू को सर्व करते हुए कहा कि बच्चा, इसे टेस्ट करो ना। फिर उसने दिशा को भी सर्व किया। तो दिशा ने भी मुस्कुरा कर नील को थैंक यू बोला। तो नील ने भी नरेन को चिढ़ाने के लिए एक कटोरी ली और उसमें खीर डालकर नरेन के सामने रखते हुए कहा कि मिस्टर राठौड़, आप भी तो टेस्ट कीजिए ना, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो नरेन को गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रहा था लेकिन वो इस वक्त अपने बच्चों के सामने नील पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना चाहता था। तो रुद्र ने भी नील की ये हरकत देखी तो उसे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। तो रुद्र ने भी नील की बाजू पकड़ी और उसे गार्डन में लेकर गया। तो रुद्र बोला कि ये क्या कर रहा है तू? तुझे क्या लगता है कि तू जो करता है मेरी नज़र उस पर बिल्कुल भी नहीं रहती है? क्यों परेशान कर रहा है तू मिस पुरोहित और मिस्टर राठौड़ को? ज़रा बता मुझे। वो दोनों ही 18 साल बाद एक दूसरे से मिले हैं तो उन्हें बहुत सारी बातें करनी है ना, तू एक दूसरे के साथ वो टाइम भी स्पेंड करना चाहते हैं और तू है कि उन दोनों के बीच में अभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता चला जा रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है तू? तो नील अभी अपना हाथ छुड़ाया और हंसकर बोला कि ओहो, बड़ा प्यार आ रहा है अपने सास ससुर पर। तेरे ससुर
उन्होंने मुझे इतना सारा मारा है यार, थोड़ा बदला तो मैं भी लेकर रहूँगा ना उनसे। वैसे भी उनका दिमाग तो पहले ही ये बात में फिट हो चुका है कि मेरा और मिस पुरोहित का शायद कुछ चल रहा है। मैं तो बस उल्टा मिस पुरोहित की हेल्प कर रहा हूँ। मैं जितना मिस्टर राठौड़ को जलाऊंगा ना, उनका गुस्सा उतना ही आगे जाकर बढ़ेगा और फिर वो गुस्सा फट कर बाहर आएगा। जब वो गुस्सा फटेगा तो उनके इमोशंस भी बाहर आएंगे। तू समझता क्यों नहीं है यार, वो इमोशन जो उन्होंने सौम्या के लिए पिछले 18 साल से दबा कर रखे हुए हैं ना। तो रुद्र ने भी सिर पर अपना हाथ मारकर कहा कि जो भी है यार, मुझे तो बस मिस्टर राठौड़ से चांडाल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो बेहतर होगा कि तू जो भी कर वो बस अपनी लिमिट में ही करियो। तो नील बोलता है कि हाँ हाँ तू बेफिक्र रहे, बहुत जल्द मैं मिस्टर राठौड़ और मिस पुरोहित के बीच में सब कुछ ठीक कर दूंगा। और फिर मुझे भी तो शादी करनी है ना अवनी से। अगली सुबह जब अभी शुभ उठकर जिम में गया तो वहाँ मिस्टर राठौड़ पहले से ही पुशअप कर रहे थे, जिसे देखकर शुभ के कदम अपने आप ही रुक जाते हैं। तो शुभ अभी पलटता उससे पहले ही नील ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे जिम के अंदर लेकर आ गया। तो शुभ ने कहा कि भैया ये क्या कर रहे हो आप, ससुर जी चले जाएंगे तब आकर हम एक्सरसाइज कर लेंगे, अभी मुझे यहाँ से जाने दीजिए। तो नील ने हंसते हुए कहा कि अरे जब प्यार किया तो डरना क्या यार, एक ना एक दिन तो तुझे अपने ससुर जी से बात करनी ही होगी। आजा, आज से शुरुआत करते हैं। तभी तीनों भाई नरेन जिम में अभी एक्सरसाइज कर रहे थे। तो रुद्र को अभी यही मौका सही लग रहा था। उसने नरेन से पूछा कि मिस्टर राठौड़ आखिर ये चांडाल कौन है जिसका सोमनाथ के साथ कुछ तो लिंक है। तो चांडाल का नाम सुनकर अभी नरेन थोड़ा सा शॉक्ड भी हुआ था और थोड़ा सा सीरियस भी हो गया था। तो नरेन ने कहा कि तुम्हें चांडाल के बारे में कैसे पता। तो रुद्र बोलता है कि वो मैंने कुछ अपने आदमियों को सोमनाथ के पीछे लगा रखा है, तो उन्हीं ने ही मुझे बताया है कि सोमनाथ आजकल किसी चांडाल नाम के आदमी से बहुत ज्यादा मिलता है जो कि जंगलों में ही रहता है। तो नरेंद्र ने भी खुद को टॉवल से साफ करते हुए कहा कि चांडाल बहुत ही खतरनाक आदमी है। नील ने थोड़ा हंसते हुए अभी शुभ के कंधे पर अपना हाथ मारकर कहा कि हमारे छोटे शेर से भी ज्यादा खतरनाक। तो शुभ ने अभी नील को अपनी आंखें दिखाई जैसे कह रहा हो कि प्लीज मुझे तो बीच में मत ही घसीटो भैया, नहीं तो ससुर जी गुस्सा हो जाएंगे, मैं अब नहीं पिटने वाला इनसे। नरेन ने एक नज़र गुस्से में अभी नील को देखा और फिर बोला कि चांडाल कोई आम आदमी नहीं है, पिछले कई सालों से जंगल में ही रहता है, जंगल में ही तंत्र मंत्र की विद्या उसने हासिल करी है। तो सोमनाथ को भी चांडाल पर बहुत ज़्यादा यकीन है। उसे लगता है कि चांडाल के तंत्र मंत्र की वजह से ही सोमनाथ इतना ज़्यादा पावरफुल बन गया है। तो चांडाल अभी नरबिल देता है और जहाँ तक मुझे लगता है कि इस अमावस्या को भी 11 लड़कियों की बलि ही देगा। और हाँ, ये सुनकर अभी तीनों भाइयों की आंखें खुली की खुली रह गई थी। रुद्र को तो अपने कानों पर बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था, उसने पहली बार ये सब कुछ सुना था। तो रुद्र ने अभी वक्त ना गवाते हुए कहा कि अच्छा मिस्टर राठौड़, आपको पता है कि किट्टू की कमर कैसे जली हुई है, उसे किसी आदमी ने जलाया था क्या? मुझे आज तक किट्टू ने ये नहीं बताया कि उसकी कमर को किसने जलाया है। तो लेकिन हाँ, उसने एक दिन बहुत सारे स्केचेस बनाए थे जिससे मुझे थोड़ा सा पता चला था कि किसी आदमी ने ही उसे जानबूझकर जलाया है। ये सुनते ही अभी नरेन राठौड़ की आंखें एकदम से बड़ी हो गई थी। तो नरेन बोलता है कि इसका मतलब आने वाली अमावस्या को उन 11 लड़कियों में किट्टू की भी बलि होगी। ओ शिट, ये कैसे हो सकता है, अब क्या करें, इसे तो रोकना ही होगा। तो नरेन राठौड़ को अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा कि सोमनाथ राठौड़ की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को उस चांडाल के हाथ में सौंपने की। सोमनाथ को तो मैं अब चिंता नहीं छोड़ूंगा, जिसके शरीर से अभी खून की एक एक बूंद खींच लूंगा मैं। उसने मेरी बेटी को चांडाल को बलि के लिए दे दिया है। तो रुद्र ने भी हैरानी से नरेन को देखा और बोला कि आप ये क्या कह रहे हैं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं मेरी किट्टू को किसी को भी नहीं दूंगा। तो नरेन ने भी खुद को कंट्रोल किया और बोला कि चांडाल जिन 11 लड़कियों की बलि देगा उनकी उम्र 18-19 साल के बीच में ही होगी और उन 11 लड़कियों को उसने कमर से जलाया हुआ होगा। मेरी किट्टू भी उनमें से एक है। तो रुद्र अभी किट्टू का ध्यान
बहुत ज़्यादा रखना होगा। किट्टू आज के बाद घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। चंडाल अपनी तपस्या को खाली नहीं जाने देगा। वो हर मुमकिन कोशिश करेगा 11 लड़कियों की बलि देने की। वो किट्टू को किडनैप जरूर करेगा और हाँ, इन सब में सोमनाथ उसका साथ भी ज़रूर देगा। किट्टू आज के बाद घर से बाहर नहीं जाएगी। सब कोई कान खोलकर सुन ले, मैं अपनी प्रिंसेस को कुछ भी नहीं होने दूंगा। जिम में जितना भी डिस्कशन हुआ था उसमें से उन तीनों भाइयों को ये तो समझ में आ गया था कि किट्टू की जान में अब बहुत ज़्यादा खतरे में है। तो सोमनाथ अभी किट्टू को किसी भी वक्त किडनैप करवा सकता है। तो रुद्र का दिमाग भी अब काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगा था और उसे किट्टू की बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि किट्टू को कमर से इसीलिए जलाया गया है कि ताकि उसकी बलि दी जा सके। तो रुद्र ने भी सोच लिया था कि अगर किट्टू को किसी ने भी हाथ भी लगाया तो उसके प्राण उसके शरीर में नहीं रहने देगा। वो कुछ भी करके वो किट्टू को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करेगा और कुछ भी नहीं होने देगा। नरेन जब जिम से बाहर आया तो सौम्या से टकरा गया। सौम्या ने जब नरेन को देखा तो नरेन इस वक्त शर्टलेस था। सौम्या तो देखती ही रह गई। तो नरेन की अभी ऊपर न्यूड बॉडी तो मॉडल को भी फेल कर रही थी। तो नरेन ने भी थोड़ा सख्ती से कहा कि अब मुझे देखती रहोगी या सामने से भी हटोगी? हटो मेरे सामने से, मुझे जाने दो। तो सौम्या थोड़ा मुस्कुरा कर सामने से हट गई। तो नरेन वहाँ से चला गया और सौम्या जो नरेन को जाता हुआ देख रही थी, तभी पीछे से नील आया और सौम्या के कंधे पर कंधा मार कर बोला कि क्या बात है मिस पुरोहित, बड़ा ही मुस्कुरा कर देखा जा रहा है मिस्टर राठौड़ को, आखिर चल क्या रहा है? तो सौम्या ने भी अभी मुस्कुरा कर कहा कि बस नरेन को देखकर कौन ही कहेगा कि ये दो जवान बेटियों के बाप हैं। आज भी कितनी ज़्यादा हॉट लगते हैं। आज भी किसी लड़की को मुस्कुरा कर देख लें तो वो लड़की तो इन पर आज भी फिदा हो जाएगी। हाय, पता नहीं कब मेरे दिल की बात समझेंगे ये। तो नील बोलता है कि बस बस मिस पुरोहित, ऐसे ही मुस्कुराइए। आप जितना रोना था आप रो चुकी हैं। अब आप बस समझ लीजिए कि आपको अपने नरेन को पटाना है। फील कीजिए अपने जवानी के दिन। जवानी के दिन मैं तुम्हें बुढ़िया लगती हूँ क्या? सौम्या ने भी हैरानी से भी नील को देखा और फिर नील को काफ़ी ज़्यादा हंसी आ गई थी। तो नील बोलता है कि नहीं नहीं, मुँह से निकल गया है। माशाल्लाह, आप तो किट्टू और दिशा की छोटी बहन लगती हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। आप तो आज भी जवान हैं। तो नील और सौम्या भी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हंसने लगते हैं और उन दोनों को हंसने की आवाज़ अभी नरेन ने सुन ली थी। नरेन का गुस्सा अब और भी ज़्यादा बढ़ गया था और उसने अपना पंच बनाकर दीवार पर मारा। तो शुभ ने अभी नरेन को देखा तो धीमी आवाज़ में कहा कि ससुर जी, अंबुजा सीमेंट से बनी हुई है, टूटेगी नहीं। तो नरेन ने भी गुस्से में शुभ को देखा और शुभ तो हवा की तरह वहां से गायब हो गया। इधर दूसरी तरफ सीमा सैंकी अवनी को लेकर एक मॉल में आ गई थी ताकि वो उन दोनों की शादी की शॉपिंग कर ले। तो सीमा तो अब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर अपनी बेटी की शादी की शॉपिंग कर रही थी, बिना ये जाने कि उसने नील से पंगा लिया है और फिर नील जो अवनी को छोड़ने वाला नहीं है। तो अवनी के चेहरे की उदासी ये साफ बता रही थी कि वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो बिल्कुल भी ये शादी नहीं करना चाहती है। वो तो बस मन ही मन ये सोच रही थी कि काश काश कोई ऐसा मैजिक हो जाए कि उसकी शादी नील से हो जाए और नील को सारी सच्चाई पता चल जाए। अवनी तो बस इस बात से काफ़ी ज़्यादा अनजान थी कि वो मैजिक तो नील को आता ही है। तो नील तो अभी अपनी अवनी के बिना कुछ सेकेंड भी नहीं रह सकता था। तो पूरी ज़िंदगी दूर रहना तो दूर की बात है, नील ने पहले ही प्लान कर लिया था अवनी की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। सीमा और सैंकी शॉपिंग में काफ़ी ज़्यादा बिजी थे और अवनी उनके पास मुरझाई से चेहरा लेकर खड़ी हुई थी। तभी सैंकी ने एक लहंगा अवनी को पकड़ाते हुए कहा कि अवनी अवनी जाओ, इसे ट्राई करके आओ, ये तुम पर बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो अवनी ने जल्दी से ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो सैंकी ने अभी अवनी का हाथ जोर से पकड़ा और कसकर दबाते हुए कहा कि जो कह रहा हूँ वो चुपचाप से सुन लो, वरना सेकंड भी नहीं लूँगा नील को वीडियो भेजने में, समझी तुम? तो अवनी ने अभी मजबूर होकर वो लहंगा उठाया और बेमन ही जाकर ट्रायल रूम में चली जाती है। तो अवनी अपने अभी सामने मिरर में देखा तो नील उसके पीछे खड़ा हुआ था और ना चाहते हुए भी अवनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। तो अवनी भी जल्दी से पीछे पलटी और उसने नील को देखा। तो अवनी ने भी नील के दिल पर अपना हाथ रखकर कहा कि आप यहाँ पर। तो नील ने भी अवनी को देख
देखकर एक आंख मार दी और मुस्कुरा कर कहा कि क्या बात है, मेरी चोरनी दिल पर हाथ मेरे रख रही हो और शादी सैंकी से कर रही हो, ये तो बहुत गलत बात है मेरी चोरनी। अवनी जल्दी से ही अपने होश में आई और उसके कानों में शैंकी की बातें घूमने लगती हैं। वो वीडियो नील को भेज दूंगा जो तुम्हारी और मेरी साथ में है और फिर नील तुम्हें छोड़ देगा। अवनी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है तो अवनी भी नील के सीने से अपना हाथ हटाने लगती है, लेकिन नील ने उसकी कलाई पकड़ लिया और फिर उसका हाथ अपने सीने पर रख लिया। तो अवनी ने भी पलकें झपकाते हुए कहा कि नील छोड़िए मुझे, आप ये क्या कर रहे हैं? नील मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तो नील अभी धीरे से अवनी के पास आया और अवनी को दीवार से जा लगाया। तो नील ने भी अवनी के कान में धीरे से कहा कि और अगर हाथ ना छोड़ूं तो क्या करूँगी मेरी चोरनी? तो अवनी ने भी खुद को संभाला और फिर नील को थोड़ा सा धक्का देते हुए कहा कि देखिए नील, मुझे अब समझ में आ गया है कि आप मुझसे 9 साल बड़े हैं और मेरे लायक भी नहीं है, इसीलिए मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए बेहतर होगा आप मुझसे दूर रहें। मैं अब आपसे शादी बिल्कुल नहीं करूँगी, तो प्लीज़ आप मुझे परेशान करना बंद कर दीजिए और चली जाइए मेरी ज़िंदगी से। नील को कहीं ना कहीं अवनी की बातें अब हर्ट तो कर रही थी, लेकिन फिर भी वो एकदम से समझ रहा था कि अवनी इस वक्त ये बात अपने दिल से नहीं बोल रही है, बस उसे डर है कि वो उसकी नज़रों में ना गिर जाए। तो नील बोला कि बड़ी जल्दी ही समझ में आ गया तुम्हें कि मैं तुमसे 9 साल बड़ा हूँ। जब मैं चीख चीख कर तुम्हें बोलता था कि अवनी मेरा तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा उम्र में बड़ा हूँ, तब तो तुम मेरे पीछे पीछे भागती थी, पर अब जब मैं पूरी तरह से तुम्हें प्यार करने लगा हूँ तो अब तुम्हें ये याद आ गया कि मैं तुमसे 9 साल बड़ा हूँ। खैर, अब तुमने जब मुझे अपने प्यार में पागल कर ही दिया है तो ये पागलपन तो अब शादी पर जाकर ही रुकेगा। अब मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो अवनी, मैंने ना तुम्हें सेकंड ऑप्शन भी दिया नहीं है कि शादी तो तुम्हें मुझसे ही अब करनी होगी। बेहतर होगा कि अपनी कमर कस लो तुम, क्योंकि फिर तो तुम मेरे साथ ही लोगी। अब मैं तुमसे 9 साल बड़ा हूँ या फिर 19 साल बड़ा हूँ, तुम्हें मुझे से ज़िंदगी भर ऐसे ही झेलना पड़ेगा। तो अवनी इस वक्त अभी नील के गले रखकर बहुत ज़्यादा रोना चाहती थी, लेकिन अवनी काफ़ी ज़्यादा मजबूर थी। तो अवनी ने भी फिर से अपने आंसुओं को कंट्रोल किया और थोड़ा गुस्से में बोली कि मैंने कहा ना मिस्टर नील, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, तो प्लीज़ चले जाइए आप यहाँ से। तो फिर आप ऐसे ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं? क्यों आप मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं? प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद कर दीजिए। नील के अंदर अभी इतना ज़्यादा पेशेंस तो था ही नहीं कि वो अवनी के बेफिक्र होकर बात सुनता रहे। नील ने अभी झटक से अवनी की कमर से पकड़ा उसे और अपने होंठ अवनी के होंठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। तो अवनी भी लगातार नील के सीने पर अपने हाथ मार रही थी, लेकिन नील को तो अब जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो एक डीप किस के बाद नील ने अपना माथा अवनी के माथे पर लगाकर कहा कि मेरी चोरनी, ऐसे तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, बस तुम इंतज़ार करो कब तुम पूरी तरह से मेरी बाहों में आओगी। तो अवनी अभी कुछ बोलना तो चाहती थी, लेकिन नील ने पहले ही उसके होंठों पर उंगली रखकर कहा कि ये ड्रेस जो तुम्हें शैंकी ने दी है ना, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस लेकर आया हूँ। तो नील ने अभी कोने में रखे हुए कुछ बॉक्स अवनी को पकड़ाते हुए कहा कि इनमें वो सारी ड्रेसेस हैं, इसे जो हमारी शादी के दिन, फंक्शन वाले दिन जो ज़रूरी है, जो तुम पहनोगी, समझी? तो नील ने भी अवनी के माथे पर किस किया और वहां से चला गया। तो अवनी अभी नील को जाता हुआ देख रही थी। जैसे ही नील उसकी आंखों से ओझल हुआ तो अवनी ट्रायल रूम में बैठकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। तो अवनी ने वो सारे बैग गले लगा लिए जो नील लेकर उसे देकर गया था। अवनी ने नील के दिए हुए सारे बैग को खोलकर देखा, उसमें वेडिंग्स लहंगा थे, हल्दी के लहंगा था, रिसेप्शन के लिए ड्रेस थी, चूड़ियाँ थी, वो सारी चीज़ें मौजूद थी जो शादी के सारे फंक्शंस में पहने हैं। तो अवनी रोती रहती है और इन ड्रेसेस को देखती रहती है। अवनी ने सारी ड्रेस को अपने गले लगाकर कहा कि नील ना सही तो नील के दिए हुए गिफ्ट ही सही, मैं तो इनके साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगी। करीब 20 मिनट के बाद अवनी ने खुद को संभाला और वो सारे पैकेट्स लेकर बाहर आई। तो बाहर अभी शैंकी ने उसे गुस्से में देखा और बोला कि एक ड्रेस चेंज करने में तुम्हें इतना ज़्यादा टाइम लगता है क्या? तो अवनी ने भी अभी थोड़े गुस्से में कहा कि मुझे जो खरीदना है मैंने खरीद लिया है, ये रही वो सारी ड्रेसेस जो मैं शादी में पहनूंगी, समझे तुम? और इतना कहकर अवनी मॉल से बाहर चली गई। तो शैंकी अभी उसे दांत पीसता हुआ देखता रह गया।
इधर प्रताप हाउस में नील ने नरेन और सौम्या के रिश्ते के बारे में दादी को भी सब कुछ बता दिया था। ये कह सकते हैं कि नील ने अपने प्लान में दादी को भी अब शामिल कर लिया था। तो दादी तो अभी पहले ही नील की बातों में अच्छे से इम्प्रेस हो जाया करती थी और फिर इस बात में भी उन्होंने नील का ही साथ देना ठीक समझा। ऊपर से नील ने भी दादी को पटा भी लिया था। वो तो बस खुशी खुशी नील को सपोर्ट कर रही थी। तो नरेन अभी सोफे पर बैठकर कुछ फाइल्स को स्टडी कर रहा था कि तभी दादी और सौम्या भी वहां पर आकर बैठ जाती हैं। तो थोड़ी देर के बाद अब कुछ कपड़े लेकर एक आदमी वहां पर आया और बोला कि माँ जी, आपने कुछ कपड़े मंगवाए थे ना हल्दी की रस्म के लिए। हल्दी की रस्म सुनकर अभी नरेन के कान एकदम से खड़े हो गए थे। तो नरेन एकदम नहीं समझ पा रहा था कि आखिर घर में हल्दी किसकी है, कहीं नील और सौम्या की तो नहीं हो रही है। तो नरेन का दिल अब अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा जल रहा था। तो सौम्या भी नरेन का चेहरा देखकर मन ही मन बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही थी। तो दादी ने भी अभी नरेन को देखा तो स्टाइल में उस आदमी से कहा कि हाँ हाँ, मेरे पोते की हल्दी है, कपड़े तो अच्छे लाए हो ना तुम। वो क्या है ना कि मेरे पोते बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और वो अपने लिए शॉपिंग करते ही नहीं है। मैं जो कहूँगी वही पहन लेंगे। लाओ दिखाओ तुमने मेरे नील के लिए कौन से कपड़े सेलेक्ट किए हैं। इतना कहकर अभी दादी उस आदमी के लाए हुए कपड़े अच्छे से देखने लगती हैं। तो सौम्या और दादी ने भी मिलकर सबके लाए हुए कपड़े सेलेक्ट कर लिए थे। तो नरेन अभी गुस्से में उठकर वहां से चला गया था। तो नरेन के जाते ही सौम्या और दादी खिलखिलाकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। थोड़ी देर के बाद दादी ने कहा कि सौम्या, क्यों परेशान कर रही हो तुम उसे। तो सौम्या ने हंसते हुए कहा कि मैं परेशान नहीं कर रही हूँ, वो मुझे परेशान कर रहे हैं। दादी आप ही बताइए, 18 साल बाद मिले हैं लेकिन एक बार भी नहीं पूछा सौम्या तुम्हारे 18 साल मेरे बिना कैसे गुजरे। अपने आप ही दिमाग में फिट कर लिया कि मेरा और नील का कुछ चल रहा है, मेरी कोई गलती भी नहीं है माँ जी। अब जब इन्होंने मुझे इतना ज़्यादा इग्नोर कर ही दिया है तो मैं भी अब इनसे पूरा बदला लूँगी अपना। तो दादी ने भी सिर पर अपना हाथ मार कर कहा कि नील के साथ रह रह के सब पागल हो गए हैं। तभी रुद्र भी ऑफिस से आया और अपना बैग रखते हुए बोला कि दादी, सबसे पहले तो आप ही पागल हुई है ना। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इस घर के बड़े भी कब बड़े होंगे यार। ये कौन सा तरीका ढूंढा है आपने और आपके पोते ने शादी करने का। बोलिए। तो दादी बोलती है कि तू चुपचाप से वो काम कर जो तुझे मैंने दिया है, समझा। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दे। मेरा पोता अवनी को ब्याह कर ही लाएगा, समझ गया ना। तो रुद्र बोलता है कि आपका काम मैंने शुभ को बोल दिया है दादी, वो इस काम में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है, कर देगा। वैसे भी उसे ऐसे काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, पसंद भी है उसे। दादी भी इतरा कर बोली कि मेरा बड़ा पोता और छोटा पोता दोनों ही बहुत समझदार हैं। हाय मेरे पोते को नज़र न लगे तो दोनों ही मेरे सूरज और चांद है। रुद्र अभी कमरे में जाता हुआ बोला कि आप और आपके पोते पता नहीं दोनों खुद को क्या ही समझते हैं। इन दोनों को लगता है कि ये 30 मार खान है और इन दोनों को कोई बीट नहीं कर सकता। तो दादी ने भी रुद्र को बड़बड़ाना शुरू कर लिया था और थोड़ा तेज आवाज़ में कहा कि मुझे और मेरे पोतों को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है तुझे, समझा। तू जाकर अपने खरगोश को देख, समझ गया ना। सुबह से ही मुंह फुलाए हुए बैठी है, उसे बाहर क्यों नहीं जाने दे रहा है तू। तो रुद्र अब जब कमरे में गया तो किट्टू अभी स्केच बना रही थी। तो फिर रुद्र अभी एक सेकंड के लिए किट्टू को देखता ही रह गया। रुद्र ने मन ही मन सोचा कि मेरे लिटिल खरगोश ने कितना कुछ सहा है लेकिन कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करी। तो रुद्र ने अभी अपना ब्लेजर साइड में रखा और किट्टू के पास आकर बैठ गया। तो किट्टू अभी थोड़ा नाराज थी, इसीलिए उसने रुद्र की तरफ नहीं देखा और कंटिन्यू अपना स्केच बनाती रही। तो रुद्र ने अभी किट्टू के हाथ से वो स्केच लिया और उसे देखने लगा। तो रुद्र को अभी स्केच अभी भी समझ में नहीं आया था। तो रुद्र ने पूछा कि ये क्या बनाया है खरगोश तुमने। तो किट्टू ने अभी कोई भी रिएक्शन नहीं किया क्योंकि उसे रुद्र पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। रुद्र और नरेन ने दोनों ने ही मिलकर अभी किट्टू का घर से निकलना बंद जो कर दिया था। तो रुद्र ने अभी किट्टू को अपनी गोद में बैठा लिया और धीरे धीरे उसकी ड्रेस की जिप खोलने लगा। तो किट्टू की आंखें एकदम से फैल गईं। किट्टू अभी रुद्र की बाहों में छटपट
छटपटाने लगती है, लेकिन रुद्र ने अभी किट्टू के ड्रेस की बैक जिप पूरी तरह से खोल दी थी। रुद्र ने किट्टू के जले हुए निशान पर अपना हाथ फेर कर कहा कि किट्टू, नहीं बताओगी ये कैसे जला है, कैसे लगा है तुम्हें ये निशान? किट्टू अभी नम आंखों से रुद्र को देखने लगती है और फिर फ्लैशबैक में चली जाती है। चलिए देखते हैं फ्रेंड, फ्लैशबैक किट्टू कैसे जली थी। ये बात तब की है जब नरेन किट्टू से मिलकर किट्टू को अकेला राठौड़ हाउस में छोड़कर चला गया था और माई भी वहां पर नहीं थी। तो उस वक्त किट्टू करीब 8 साल की थी। सोमनाथ ने अभी किट्टू की बाजू पकड़ी और खींचता हुआ उसे लेकर चला गया। तो सोमनाथ ने अभी किट्टू को एक अंधेरे कमरे में जाकर छोड़ दिया। तो किट्टू अभी काफी ज्यादा रो रही थी। किट्टू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि पापा पापा प्लीज, अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता है मुझे, प्लीज मुझे यहाँ पर मत छोड़ो, लेकर चलो मुझे घर। पापा प्लीज मुझे बाहर लेकर चलो। तो लेकिन सोमनाथ ने किट्टू को खींचकर अभी जोरदार एक थप्पड़ मार दिया था। किट्टू सीधा जाकर जमीन पर गिर गई थी। सोमनाथ ने गुस्से में भी वो कमरे का गेट बंद कर दिया और वो वहां से चला गया। किट्टू रोती रोती सो गई थी और काफी वक्त बीत गया था। कमरे का गेट अभी भी नहीं खुला था। उस कमरे में बहुत अंधेरा था। किट्टू चुपचाप रोती हुई एक कोने में बैठ गई थी। किट्टू को नहीं पता था कि वो कब से उस कमरे में बंद है। 8 साल की बच्ची जिसकी माँ बाप भी नहीं थे और उसके ताऊ ताई उसे टॉर्चर करते थे, सिवाय रोने के अलावा उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। शायद 1 या 2 दिन बाद कमरे का गेट खुला और फिर 6 फुट 3 इंच का आदमी अंदर आया। उस आदमी ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, सर पर काले रंग का कपड़ा लपेटा हुआ था। कोई भी बच्चा उसे देखता तो बहुत ज़्यादा डर जाता। उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, आंखों में अजीब सा गुस्सा था, लाल लाल आंखें थी। किट्टू भी देखती ही रह गई और काफ़ी ज़्यादा डर गई थी उस आदमी को देखकर। उस आदमी के पीछे अभी सोमनाथ खड़ा हुआ था। सोमनाथ ने उस आदमी से कहा कि चांडाल, ये रही वो लड़की, मेरे किसी काम की नहीं है ये लड़की, इसके साथ जो करना है तुम कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरा काम पूरा हो जाना चाहिए। मैंने तुम्हारा काम पूरा कर दिया है, अब मुझे यहाँ से इजाज़त दो। सोमनाथ इतना कहकर वहाँ से चला आता है। सोमनाथ तो चला आया मगर किट्टू की सांसें रुक गईं उस चांडाल को देखकर। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अब पता चलेगा कि किट्टू कैसे जली थी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का कहानी का एपिसोड आपको कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।